Hello everyone, myself Pawan and I welcome all of you to our beautiful channel Moral Minds। तो आज के इस लेक्चर में हम इंटीग्रेशन फॉर फिजिक्स ये टॉपिक स्टडी करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, आपके जो थोड़े बहुत डाउट थे डिफरेंशिएशन के रिलेटेड और इंटीग्रेशन के रिलेटेड, तो डिफरेंशिएशन के रिलेटेड मैंने ऑलरेडी आपके हर एक डाउट क्लियर कर दिया है। तो आज के इस लेक्चर में हम इंटीग्रेशन के रिलेटेड भी जो आपके मन में डाउट चलते हैं, तो वो भी आज के इस लेक्चर में आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो इंटीग्रेशन क्या है, डेरिवेशन क्या है, ये आपको मैं ये सब चीजें आज नहीं बताऊंगा, क्योंकि हम डायरेक्टली थोड़े बहुत प्रॉब्लम थोड़े बहुत फॉर्मूलेज देखेंगे जो फिजिक्स के लिए इसेंशियल है, और उसके रिलेटेड थोड़े बहुत प्रॉब्लम देखेंगे। और जो ILATE रूल है इंटीग्रेशन का, 11 में भी काम आता है और 12 में आपको मैथ में भी काम आता है। मतलब फिजिक्स में उतना काम नहीं आता है, बट जो बच्चे PCM ग्रुप से है तो उनके लिए भी मैं इस लेक्चर में वो टॉपिक कवर कर दूंगा। ठीक है, तो जो बच्चे सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स देख रहे हैं तो वो फॉर्मूला देख के और उस फॉर्मूला के बेस पे क्वेश्चन देखने के बाद लेक्चर को स्किप कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। बट जो बच्चे PCM ग्रुप को है और अगर उनको ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स ये टॉपिक अगर क्लियर नहीं है, मतलब ILATE रूल अगर उनका क्लियर नहीं है, तो वो रूल आज हम देखेंगे इस लेक्चर में। और इसके बाद आपको इंटीग्रेशन में चाहे वो फिजिक्स हो और चाहे वो मैथ हो, मतलब जो बेसिक टर्म होती है इंटीग्रेशन की, उसमें आपको कोई अड़चन इसके बाद नहीं आएगी। ठीक है, तो जो इंटीग्रेशन फॉर फिजिक्स ये टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है फिजिक्स में, फिजिक्स के इक्वेशन के लिए। आप सभी जानते हैं बेटा, मैंने आपको हर बार समझाया हुआ है कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन ये दोनों मिला के भी फिजिक्स बना है, क्योंकि बहुत सारे इक्वेशन को हम इंटीग्रेशन के थ्रू और डिफरेंशिएशन के थ्रू स्टडी करते हैं। ठीक है, तो लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो सभी बच्चों को मेरी रिक्वेस्ट है कि बेटा अगर आपके मन में अगर इधर उधर के थॉट्स आ रहे हो बेटा, तो प्लीज उन थॉट्स को थोड़ी देर के लिए बाजू में रखो और अपना पूरा फोकस जो है वो बोर्ड पे रखो, क्योंकि टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। पहले हम इसके फॉर्मूला नोट डाउन करेंगे, उसके बाद फॉर्मूला की जो एप्लीकेशन है वो नोट डाउन करेंगे। इसेंशियल सिर्फ 5 फॉर्मूलाज है अपने फिजिक्स के लिए, उसके अलावा कोई प्रॉब्लम हमें फिजिक्स में इंटीग्रेशन का नहीं आता। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो 5 फॉर्मूलाज है आज हम उन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे और उन्हीं के क्वेश्चन को हम आज देखेंगे। ठीक है, देखो पहला फॉर्मूला है बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n विथ रिस्पेक्ट टू x। तो डिफरेंशिएशन के साथ इसको थोड़ा बहुत अगर आप कंपेयर करोगे तो आपका वो टॉपिक क्लियर हो जाएगा। तो जैसे हमने डिफरेंशिएशन में फर्स्ट फॉर्मूला देखा था, क्या था वो फॉर्मूला, डिफरेंशिएशन या फिर डेरिवेशन ऑफ x टू द पावर n विथ रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू nx टू द पावर n माइनस 1। तो यहाँ पे जो प्रॉब्लम फॉर्मूला है वो थोड़ा सा अलग है। इंटीग्रेशन ऑफ x to the power n with respect to x is equal to x to the power n plus 1 upon n plus 1, and this is the most important formula for physics of integration। तो आज इसी को हम बहुत ज्यादा डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके बाद है इंटीग्रेशन ऑफ sin x is equal to माइनस cos x, और इंटीग्रेशन ऑफ cos x is equal to sin x। तो इंटीग्रेशन में जो है वो प्लस सी लिखते हैं अपन, क्योंकि जो इंटीग्रेशन कांस्टेंट है वो लिखा जाता है, बट जब हम फिजिक्स के प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तब हम इस सी को नहीं लिखेंगे, क्योंकि फिजिक्स में ये सी लिखना इसेंशियल नहीं है। ठीक है, जब मैथ होता है तो आपको सी लिखना पड़ता है, बट अगर आप फिजिक्स के लिए इंटीग्रेशन के प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो तो आपको इंटीग्रेशन कांस्टेंट लिखने की उतनी जरूरत नहीं है। तो ये हो गया साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, कॉस का इंटीग्रेशन प्लस साइन एक्स। उसके अलावा इंटीग्रेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू e टू द पावर x। देखो ये एक्सपोनेंशियल है जिसे हम e टू द पावर x कहते हैं। अगर e टू द पावर x का इंटीग्रेशन है तो उसका सीधा सीधा इंटीग्रेशन e टू द पावर x ही आता है। जैसे डेरिवेशन में e टू द पावर x का डेरिवेशन e टू द पावर x ही था, तो यहाँ पर भी इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x जो है वो e टू द पावर x ही रहता है। इसके अलावा हमारा एक और फॉर्मूला है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x विथ रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू log x। जैसा कि आप जानते हैं बेटा, हमने
डिफरेंशिएशन में देखा था कि log x का जो डेरिवेशन रहता है वो 1/x रहता है, बट जो अपना 1/x का इंटीग्रेशन होता है वो log x के बराबर होता है। तो यहाँ पर भी आपको c लिखना पड़ेगा, यहाँ पर भी आपको c लिखना पड़ेगा अगर आप मैथ के स्टूडेंट हो तो, बट फिजिक्स में ये c नहीं लिखा जाता। ओके, अभी देखो लास्ट फॉर्मूला है हमारा, ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड, ये हो गया थर्ड, ये हो गया फोर्थ और ये हो गया फिफ्थ। एक और फॉर्मूला हम डिस्कस करेंगे, सिंपल फॉर्मूला है बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ dx इज इक्वल टू x। ये भी आपको अभी हम डिस्कस करेंगे, वन बाय वन हर एक फॉर्मूला हम देखेंगे। देखो पहले इसकी कंसेप्ट देखो क्योंकि इसका सारा जो कंसेप्ट है इसी के बेस पर है। x टू द पावर n इंटू dx मतलब क्या, अगर आपको एक वेरिएबल दिख रहा है और उसके साथ उसी का सेम वेरिएबल है, दोनों का अगर इंटीग्रेशन है तो आप क्या करोगे बेटा, अगर x का पावर n है मतलब x का कुछ पावर है, मतलब x का क्यूब है, x का पावर 4 है, x का पावर 5 है, तो उस केस में हम फर्स्ट फॉर्मूला डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट फॉर्मूला हमें क्या कहता है कि जो वेरिएबल है उसे एज इट इज लिखो और उसके पावर में 1 ऐड कर दो, जिसे उसके पावर में लिखो और उसके अपॉन में लिखो। इतना सिंपल कंसेप्ट है, जब मैं आपको प्रॉब्लम डिस्कस करूंगा तब आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स होता है, ठीक है, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स होता है। उसके बाद एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रेशन ई एक्सपोनेंशियली होता है, 1/x का इंटीग्रेशन log x होता है, और ये जो अपना इंटीग्रेशन ऑफ dx इज इक्वल टू x, देखो d मतलब क्या, डेरिवेशन, और ये इंटीग्रेशन, ये एक दूसरे को कैंसिल करते हैं और ये एक दूसरे को कैंसिल करने की वजह से यहाँ सिर्फ x बचता है, तो मतलब इंटीग्रेशन ऑफ dx इज इक्वल टू क्या रहता है बेटा, x रहता है। तो मैं चाहता हूं कि आप इसे एक बार पॉज करके नोट करो, उसके बाद हम इसके ऊपर प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे और इसके ऊपर प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो पहले आप इसे नोट डाउन करो। चलो अभी देखो इसे अप्लाई कैसे करते हैं हम पहले वो देखेंगे, उसके बाद इसके जो मेनी टर्म्स है उसे भी हम डिस्कस करेंगे। अभी बेटा मान लो अपने पास एक प्रॉब्लम है, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर 3 विथ रिस्पेक्ट टू x, आपको इसका इंटीग्रेशन बताना है। तो x टू द पावर 3 विथ रिस्पेक्ट टू x है, मतलब ये भी x है और ये भी x है, इसका मतलब ये इंटीग्रेशन, इसका हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो फॉर्मेट है अपने फर्स्ट फॉर्मूले का फॉर्मेट है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे बेटा, ये फर्स्ट फॉर्मेट हमें क्या कहता है कि जो वेरिएबल है उसे एज इट इज लिखो, पावर में 1 ऐड करो और अपॉन में भी पावर में 1 ऐड करो। मतलब अगर इसका पावर 3 है तो आपको इसके पावर में 3 में 1 ऐड करना पड़ेगा, और इसका जो डिनोमिनेटर है इस 3 में भी 1 ऐड करना पड़ेगा। तो इसका इंटीग्रेशन आएगा बेटा x टू द पावर 4 अपॉन 4। आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड। अभी देखो अपने पास ये प्रॉब्लम है, फॉर एग्जांपल x टू द पावर 9 विथ रिस्पेक्ट टू x, क्या आएगा बेटा, क्या करना है, इस 9 में 1 ऐड करना है, 9 प्लस 1, और अपॉन में भी 9 प्लस 1 करना है, दैट इज x टू द पावर 10 अपॉन 10, दैट्स ऑल। मान लो अपने पास इंटीग्रेशन ऑफ z टू द पावर -8 विथ रिस्पेक्ट टू z है, ठीक है। तो क्या करना है, हमें z को एज इट इज लिखना है, पावर में 1 ऐड करना है, तो -8 प्लस 1 अपॉन -8 प्लस 1, दैट इज z टू द पावर -7 और z -8 प्लस 7 -7, ठीक है। तो एक बात नोटिस करना, अगर किसी भी पावर का, किसी भी वेरिएबल का पावर अगर निगेटिव है और वो नंबर या फिर वो टर्म अगर न्यूमरेटर का है, तो वो टर्म कभी भी न्यूमरेटर में नहीं रहती, वो टर्म डिनोमिनेटर में आती है। आपको ये बात ध्यान में रखनी पड़ेगी, आपने पढ़ी भी होगी शायद। तो ये जो इंटीग्रेशन है ये रहेगा बेटा 1 अपॉन -7 इन ब्रैकेट 1 अपॉन z टू द पावर 7, हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ चुका होगा। अभी देखो मान लो अपने पास ये टर्म है, इंटीग्रेशन ऑफ y टू द पावर 8 विथ रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू व्हाट। अभी देखो, अभी ये अपने पास y है और अभी अपने पास ये x है, तो ये जो वेरिएबल है वो अलग अलग वेरिएबल है। तो अलग अलग वेरिएबल पे अपन क्या करते हैं कि एक जिसके साथ इंटीग्रेट हो रहा है, अगर वो वेरिएबल इंटीग्रेशन के साइड में नहीं है तो उसे हम कांस्टेंट कहते हैं। और जैसे कि आप जानते हैं कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है,
बट इस केस में कांस्टेंट का इंटीग्रेशन 0 नहीं होता, उसका इंटीग्रेशन x होता है, या फिर जिस वेरिएबल से हम उसे इंटीग्रेट कर रहे हैं खुद वो वेरिएबल होता है। मान लो कैसे, ये y टू द पावर 8 अभी कांस्टेंट है, और कांस्टेंट टर्म कभी भी इंटीग्रेशन के अंदर नहीं रहती, वो बाहर आती है। तो यहाँ पर y टू द पावर 8 इंटीग्रेशन के बाहर आएगा, अंदर बचेगा बेटा dx इज इक्वल टू 1। देखो d और ये इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। इसका मतलब इसका आंसर क्या है बेटा, y टू द पावर 8 विथ रिस्पेक्ट टू x। आई होप ये चीज आपको समझ में आ चुकी होगी। नहीं आई डोंट वरी, फिर से अपन डिस्कस करेंगे। मान लो अपने पास ये प्रॉब्लम है, x y विथ रिस्पेक्ट टू x, इंटीग्रेशन ऑफ x y विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो x और x सेम वेरिएबल हो जाएंगे, और ये जो y है बच्चा, ये y कांस्टेंट रहेगा, और कांस्टेंट टर्म कभी भी इंटीग्रेशन के अंदर नहीं रहती, वो बाहर आ जाएगी। यहाँ पर हम लिखेंगे y इंटीग्रेशन x टू इंटू dx, ठीक है। अभी देखो y यहाँ पर आ गया, जिससे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। देखो x का पावर क्या है 1, तो ये इसी फॉर्मेट में आएगा। तो x का पावर 1 है, मतलब क्या, हमें x के पावर में 1 ऐड करना पड़ेगा, और अपॉन में भी 1 ऐड करना पड़ेगा। तो x को अपन जैसे क्या तैसा लिखेंगे, इसका पावर 1 है तो 1 प्लस 1 करेंगे बेटा, और अपॉन 1 प्लस 1 करेंगे, तो y x स्क्वायर अपॉन 2, ये हो गया इस टर्म का इंटीग्रेशन। मान लो अपने पास एक और प्रॉब्लम है, 3 विथ रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू 1। तो 3 और x, ये तो 3 कांस्टेंट है और ये x है, तो इस केस में इसका इंटीग्रेशन जो नहीं आता, ठीक है। तो ये कांस्टेंट का टर्म इंटीग्रेशन के थोड़ा, इंटीग्रेशन का कांस्टेंट का लॉजिक डिफरेंशिएशन से थोड़ा अलग है। तो ये जो 3 है, ये 3 बाहर आ जाएगी, अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा बेटा इंटीग्रेशन ऑफ dx, और ये डेरिवेशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे को कैंसिल करते हैं, इसकी वजह से इसे यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे सिर्फ 3x बचेगा। आई होप आपको फर्स्ट फॉर्मूला का यूज कैसे करते हैं ये अभी समझ में आ चुका होगा बेटा। चाहो तो आप इन प्रॉब्लम्स को भी आप पॉज करके नोट कर सकते हो, अगर आपकी इच्छा हो, अगर आपको इसमें कुछ कंफ्यूजन हो या फिर आप इसे याद नहीं कर सकते हो तो इसे पॉज करके नोट कर लो। ऐसे ढेर सारे क्वेश्चन आज हम देखेंगे, ठीक है। इसे एक बार पॉज करके नोट करना चाहो तो कर सकते हो तुम। चलो अबे देखो, मान लो अपने पास, अभी ये तो हमने सिर्फ एक ही कंसेप्ट डिस्कस करी है। अभी मान लो अपने पास, सॉरी, अभी हमारे पास सिर्फ एक ही टर्म थी। मान लो अपने पास अभी 3-4 टर्म है, जैसे कि हमने डिफरेंशिएशन में देखा था। मान लो अपने पास ये 3 टर्म है, आपको इंटीग्रेशन फाइंड करना है। इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर थ्री एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 1। आपको इस फंक्शन का इंटीग्रेशन फाइंड करना है। तो जैसे मैंने आपको डिफरेंशिएशन में बताया था कि अगर आपको 2 से ज्यादा टर्म दिखती है तो आप हर एक टर्म को इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे, तो सॉरी हर एक टर्म को डेरिवेशन अप्लाई करेंगे। और इसी सिलसिले में अगर आपको 3 या 2 से ज्यादा या फिर 1 से ज्यादा टर्म दिखती है तो उस केस में भी आप हर एक टर्म को इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे। मतलब क्या, हमें 3x स्क्वायर को इंटीग्रेशन स्पेशली अप्लाई करना पड़ेगा, 2x को अप्लाई करना पड़ेगा, -1 को अप्लाई करना पड़ेगा जहां पे dx है, ठीक है, और उसको हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या आएगा बेटा, सभी जानते हैं 3x स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 2x विथ रिस्पेक्ट टू x -1 विथ रिस्पेक्ट टू dx, ठीक है। यहाँ पर हम इसे सॉल्व कर रहे हैं। देखो क्या आएगा बेटा, 3 तो कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन के बाहर आएगा, अंदर क्या बचा x स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू x, सिमिलरली 2 बाहर आएगा, अंदर क्या बचा x विथ रिस्पेक्ट टू dx, -1 बाहर आ जाएगा, यहाँ पे रहेगा बेटा dx। तो x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या है, पावर में 1 ऐड करो, अपॉन में 1 ऐड करो, तो 3 आया यहाँ पे, x एज इट इज लिखेंगे 2 + 1 3 अपॉन 3 प्लस 2, यहाँ पर x का पावर क्या है बेटा, यहाँ पर x का पावर 1 है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा बेटा, x स्क्वायर अपॉन में 2 और -1 इंटीग्रेशन एंड डेरिवेशन गेट्स कैंसिल, यहाँ पर आएगा बेटा -1 इंटू x, तो 3 गेट्स कैंसिल, ये आया बेटा x क्यूब प्लस 2 गेट्स कैंसिल, ये आया x स्क्वायर माइनस x। दिस इज द इंटीग्रेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर फंक्शन। तो जब आपको 2 से ज्यादा टर्म दी जाती है तब आप क्या करना, तब आप कुछ नहीं करोगे, सिर्फ और सिर्फ हर एक टर्म को
आप इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे। मान लो सेम प्रोसीजर है बेटा, आपको सिर्फ और सिर्फ प्रोसीजर फॉलो करनी पड़ेगी। अगर आप प्रोसीजर नहीं फॉलो करोगे तो आपको वो जमेगा नहीं। देखो ये जो इक्वेशंस रहते हैं ये आप रट सकते हैं, डेफिनेशन जो है तो अगर आपको नहीं समझ में आई तो आप रट सकते हैं, बट अगर आपको कोई प्रॉब्लम करना हो तो प्रॉब्लम रटा नहीं जाता बेटा। प्रॉब्लम को जो है वो समझना पड़ता है, उसकी प्रोसीजर को समझना पड़ता है, उसकी कंसेप्ट को समझना पड़ता है। तो ये जो मैं आपको बता रहा हूँ बेटा ये कंसेप्ट है, इसे पहले आप समझो। अगर आपको कंसेप्ट नहीं आती ना तो एक बार कंसेप्ट को देखो, प्रोसीजर को देखो, प्रोसीजर को फॉलो करो, आपका 101% जो है वो आंसर आ जाएगा। बट आप ऐसा नहीं कर सकते कि सर ये ऐसी चीज है, मैं यहाँ पे ऐसा समझूंगा, यहाँ पे रट्टा मारूंगा। ये रट्टा मारने की चीज नहीं है बेटा, ये समझने की चीज है। ठीक है, तो जब आपको ऐसे 2 से ज्यादा टर्म दिखती है या फिर 1 से ज्यादा टर्म दिखती है तो हर एक टर्म को आप इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे। तो आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। एक और प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे हम, बट अभी इस केस में हम जो है कुछ ट्विस्ट लाएंगे। ट्विस्ट क्या लाना है, इसमें कोई ट्विस्ट नहीं है, बहुत सिंपल है इंटीग्रेशन। आपने फोकट में इसको आपने ऐसा समझ में रखा है कि ये बहुत डिफिकल्ट है, बहुत हार्ड है। अरे कोई डिफिकल्ट नहीं, बहुत बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। बट आपको क्या है, थोड़ी बहुत प्रोसीजर आनी चाहिए। ठीक है, देखो मान लो अपने पास अभी क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन ऑफ 4x³ प्लस 9x² प्लस 8x माइनस 2 विथ रिस्पेक्ट टू x। अभी इस केस में अपने पास लिमिट भी है, ये लिमिट है 2, ये लिमिट है 3। ठीक है, अभी हमने क्या किया, इसे लिमिट भी अप्लाई की, तो ये हो गई अपनी लोअर लिमिट, ये हो गई अपनी अपर लिमिट। कुछ नहीं करना, जो तुम्हें पता है वो करो, इसके सिवा कुछ मत करो। ठीक है, हर एक कंसेप्ट को क्या अप्लाई करना है हमें, हर एक टर्म को क्या अप्लाई करना है, हर एक टर्म को हमें इंटीग्रेशन अप्लाई करना है। तो हम इसे पहले इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे। सिमिलरली 2 to 3 4x³ with respect to x plus integration of 9x² with respect to x within the limit 2 to 3 plus integration of 8x with respect to x within the limit 2 to 3। सिमिलरली बेटा क्या आएगा यहाँ पे, सिमिलरली माइनस, यहाँ पे x है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 2 into dx with respect to x within the limit 2 to 3। तो लिमिट आपको कब अप्लाई करनी पड़ेगी, जब आप पूरा उसे सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के बाद उसे लिमिट अप्लाई करनी पड़ेगी। और लिमिट कैसे अप्लाई करनी पड़ेगी ये भी मैं आपको आज बता दूंगा। ठीक है, तो ये 4 बेटा क्या है, कांस्टेंट इंटीग्रेशन के बाहर। ठीक है, अंदर क्या रहेगा, x³ विथ रिस्पेक्ट टू x विद इन द लिमिट 2 to 3 प्लस 9 इंटीग्रेशन के बाहर विद इन द लिमिट 2 to 3 x² विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस 8 इंटीग्रेशन के बाहर अंदर क्या बचा, x विथ रिस्पेक्ट टू x 2 to 3। यहाँ पे क्या बचा बेटा, -2 इंटीग्रेशन dx विद इन द लिमिट 2 to 3। अभी x³ की लिमिट क्या आएगी, आप सभी जानते हो, +1 करो, +1 करो, तो 4 मल्टीप्लाई बाय x टू द पावर 4 अपॉन 4 विद इन द लिमिट 2 to 3 प्लस 9x³ अपॉन में 3। मैं आपको अभी डायरेक्टली समझा रहा हूँ, हमने अभी वो कंसेप्ट देखी, 2 to 3 प्लस 8 यहाँ पर x² अपॉन में 2 विद इन द लिमिट 2 to 3 माइनस 2 यहाँ पर x विद इन द लिमिट 2 to 3। तो ये 4 से 4 कट गए, 3 3 जा 9, 2 4 जा 8 और ये ठीक है, ये आज भी रहेगा, ये 2। ठीक है, अभी हमारा पूरा सॉल्व हो चुका है। अभी हम इसे पूरा सॉल्व होने के बाद लिमिट अप्लाई करेंगे। तो लिमिट कैसे अप्लाई करते हैं बच्चा, लिमिट अप्लाई करते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो जहां पे आपको वो वेरिएबल दिख रहा है तो वेरिएबल की जगह पे आप वो लिमिट अप्लाई करो। तो अपर लिमिट 3 है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे अपन, 3 का पावर 4 माइनस 2 का पावर 4, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 3 का क्यूब माइनस 2 का क्यूब प्लस यहां पर क्या है, यहां पर 4 है, राइट। तो 4 मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर और ये -2 3 माइनस 2। तो 3 का पावर 4 मतलब 27, 3 जा 81, तो यहां पर लिखेंगे अपन 81। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, यहाँ पर आया बेटा 16। तो यहाँ पर प्लस 3 का क्यूब कितना हो रहा है बेटा, 27 माइनस 8 प्लस 4
3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 1। आई होप आपको कैलकुलेशन आते हैं, ठीक है। देखो 81 में से 16 गया, 11 में से 6 गया, कितने बचे 5, 7 में से 1 गए, कितने बचे 6, ये 65। तो 3 मल्टीप्लाई बाय आई थिंक 19 होता है। उसके बाद 4 मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस 2, तो यहाँ पर आया बेटा अपना 65। 19 3 जा 57 प्लस 20 माइनस 2, तो 65 प्लस 57 प्लस 18, ठीक है। 7 प्लस 5 2, यहाँ पर 6 प्लस 6 12 प्लस 18, यहाँ पर आया अपना 140। तो इसका जो आंसर आया बेटा वो आया 140। तो इसी तरह से आपको कैलकुलेशन करने हैं और इसी तरह से आप इंटीग्रेशन के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके लास्ट में आपको क्या अप्लाई करना है बेटा, लास्ट में आपको उसकी जो है लिमिट अप्लाई करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसी तरह तो पॉज करके नोट कर सकते हो। चलो हो गया। अभी देखो बेटा हम इसका इंटीग्रेशन बाय पार्ट ये टॉपिक देखेंगे, ठीक है। इसके अलावा आपको इंटीग्रेशन में जो चीजें हैं देखने को नहीं मिलेंगी। हो सकता है कुछ बच्चों का ये भी डाउट होगी सर अगर log x का हमें इंटीग्रेशन आता है, फॉर एग्जांपल क्वेश्चन आता है तो कैसे करें। तो मान लो अपने पास एक क्वेश्चन है अपना, फॉर एग्जांपल इंटीग्रेशन ऑफ 1/3x विथ रिस्पेक्ट टू x। तो आप क्या करोगे, 3 को बाहर करेंगे तो 1/3 कॉमन है, तो अंदर क्या बचा 1/x विथ रिस्पेक्ट टू dx। तो 1/3 इसका आएगा बेटा log x, ये होगा इसका इंटीग्रेशन। तो log x के क्वेश्चन भी ऐसे बनते हैं। इसमें कुछ एडवांस प्रॉब्लम है बेटा, सॉरी एडवांस फॉर्मूले बेटा, जो मैथ के बच्चों के लिए इसेंशियल है, फिजिक्स के बच्चों के लिए वो या फिर जिनका ग्रुप पीसीबी है उनके लिए वो इसेंशियल नहीं है। तो टॉपिक का नाम अपना इंटीग्रेशन फॉर फिजिक्स है, तो हम फिजिक्स के रिलेटेड ही इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं। जिन बच्चों को लग रहा होगा कि सर आपने हमें डिटेल में क्यों नहीं पढ़ाया, तो बेटा इंटीग्रेशन एक चैप्टर है, इसमें आपको बहुत सारे प्यारे से प्यारे फॉर्मूले देखने को मिलेंगे, बहुत प्यारे प्यारे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो वो बहुत वास्ट चीज है, बट अपने फिजिक्स के लिए इतनी वास्ट चीज है, इससे ज्यादा हमें फिजिक्स में ज्यादा देखने को नहीं मिलेगा। ये इसेंशियल है, इतना भी अगर आप कर लोगे बेटा तो पूरा का पूरा इसेंशियल है। बट पहले उसे करो, मतलब आपको जब इसके बाद जब आपको फिजिक्स में इंटीग्रेशन के टॉपिक आएंगे, इसके बाहर नहीं आएगा कोई भी। और सबसे सिंपल होता है इंटीग्रेशन और डेरिवेशन के प्रॉब्लम को सॉल्व करना फिजिक्स में, बहुत सिंपल होता है। जो मैथ के एस्पिरेंट्स है, जो बच्चे मैथ पढ़ते हैं, उन्हें फिजिक्स में डेरिवेशन और इंटीग्रेशन में बहुत बहुत फायदा होता है, क्योंकि वो पूरी कंसेप्ट जानते हैं। इसके अलावा जो ट्रिग्नोमेट्री का फंक्शन है बेटा अपना, वो भी बहुत इसेंशियल रोल प्ले करता है अपने 11th स्टैंडर्ड में फिजिक्स में और 12th में भी फिजिक्स में। तो फिजिक्स में अगर आपको ज्यादा जो मैथ है वो अपना इंटीग्रेशन रहता है, डिफरेंशिएशन रहता है और ट्रिग्नोमेट्री रहती है। ये 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। तो ये जब आपने अगर ये मोटी मोटी ये 2-3 टॉपिक को भी अगर अच्छे से पढ़ लिया, आपको अगर डिफरेंशिएशन मैंने कवर कर दिया है, इंटीग्रेशन भी आज हम कवर करने वाले हैं, मतलब अभी ऑलमोस्ट हो चुका है। तो रही बात ट्रिग्नोमेट्री की, तो ट्रिग्नोमेट्री के कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज होते हैं, मतलब साइन ऑफ a प्लस बी, कॉस ऑफ a प्लस बी। तो ये जो फॉर्मूलाज हैं, मतलब अगर आपको साइन 150 की वैल्यू फाइंड करनी है या फिर आपको साइन 135 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये जो चीजें होती है बच्चा, वो फिजिक्स में पढ़ाई नहीं जाती है, वो आपको मैथ में पढ़ाई जाती है। और उसके इसेंशियल जो प्रॉब्लम है आपको फिजिक्स में देखने को मिलती है। तो पीसीबी ग्रुप के बच्चे थोड़े बहुत उस वक्त जो है थोड़े बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाते हैं कि सर ये तो हमने पढ़ा ही नहीं है, राइट। तो ऐसी चीजें जो है हमें कभी कभी देखने को मिलती है। तो ये जो छोटे छोटे रिलेटेड टॉपिक है मैथ से रिलेटेड अपने फिजिक्स में, उन्हें आप एक बार पढ़ लो। तो बहुत सारे रेफरेंस बुक है, मतलब एस.सी. वर्मा हो गया, डी.सी. पांडे हो गया, एररलेस हो गया, इन बुक्स में जो है आपको अच्छे अच्छे फॉर्मूले भी देखने को मिलेंगे बहुत सारे, और कुछ मैथ के कंसेप्ट भी देखने को मिलेंगे। तो आप पहले उनको भी स्टडी करो, जितना मैथ इसेंशियल है फिजिक्स में, इन सारे बुक्स में आपको देखने को मिलेगा। तो आप पहले उनमें वो कंसेप्ट देखो, उसके बाद फिजिक्स को आप स्टडी कर सकते हो। फिजिक्स बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अभी आपने देखना है बेटा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स जो है फिजिक्स में नहीं आता है, उसका रोल मैंने आज तक मतलब 1-2 बार ही देखा है,
ज्यादा बार नहीं देखा, ठीक है। बट अगर आपको आता है तो आप उसे कंटिन्यू कर सकते हो। तो आपके लिए मैं आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट पढ़ा रहा हूं। तो मान लो अपने पास एक क्वेश्चन है x इंटू लॉग एक्स विथ रिस्पेक्ट टू x। आपको इसका इंटीग्रेशन फाइंड करना है कि इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। तो देखो बेटा, x एक अलग चीज है, मान लो x का स्क्वायर है, x स्क्वायर इंटू लॉग एक्स विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये इसके बीच में प्लस थोड़ी है। तो अभी हमने क्या किया कि आपको सेपरेट सेपरेट इंटीग्रेशन अप्लाई करना पड़ेगा, बट उस केस में प्लस या माइनस थी। बट अभी इस केस में जो है वो मल्टीप्लीकेशन, इसकी डिवीजन की भी एक केस होती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बट हमें नहीं देखनी, नहीं आती वो कंसेप्ट हमें, ठीक है। मतलब मुझे फिजिक्स में नहीं आती, मतलब मैं पढ़ा सकता हूँ बट वो हमें फिजिक्स में उसका यूज ही नहीं है, ठीक है। तो देखो एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स विथ रिस्पेक्ट टू डीएक्स या फिर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ये इंटीग्रेशन है और हमें इसे सॉल्व करना है। तो यहाँ पर तो हमें वो रूल ही नहीं पता, यहाँ पर तो मल्टीप्लीकेशन है। तो इंटीग्रेशन में अगर दो अलग अलग फंक्शन है तो उसका हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो उसके लिए एक रूल बनाया है। देखो उसके लिए एक रूल है बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन एंड सेकंड फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो रूल कहता है बेटा, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। ये अपने पास रूल है। इस रूल को आप आराम से पहले पढ़ोगे, मैं आपको आराम से पढ़ाऊंगा, आप उसे आराम से देखना बेटा, फोकस से देखना। अगर किसी का कॉल आ रहा है तो उस कॉल को उठाओ मत, चाहे कितना भी अर्जेंट हो। आपके अर्जेंट कॉल जानता हूं मैं, आपको कैसे कैसे अर्जेंट कॉल आते हैं, आप कैसे कैसे मतलब कितनी इंपॉर्टेंस आपकी चैट्स होती है, कितने इंपॉर्टेंट आप टॉपिक डिस्कस करते हो लेक्चर के बाद, राइट। ये सब चीजें मैं जानता हूँ बेटा, क्योंकि मैं भी स्टूडेंट था आपके जैसा। आप तो मेरे से बहुत अच्छे हैं बेटा, बहुत अच्छे। हम तो मतलब ऐसे थे कि अभी अगर किसी दिन वक्त मिलेगा तो आपको हमारी थोड़ी बहुत जो बातें थी कॉलेज के टाइम की वो आपको बताऊंगा, अगर कभी वक्त मिलेगा तो, ठीक है। बट अभी तो हमें इसे डिस्कशन करना है। तो आपका जो इंपॉर्टेंट डिस्कशन है वो थोड़ी देर के लिए साइड में रखो और ये इस डिस्कशन पे फोकस करो, क्योंकि यही डिस्कशन आपको आगे लेके जाएगा। दूसरा डिस्कशन आपको आगे लेके नहीं जाएगा, वो तो आपको खींच रहा है। मतलब कोई कोई ले जाता है आगे, बट वो 90% केस में आपको खींचते हैं बेटा, 90% केस में खींचते हैं। मान लो मेरी बात, आपको बहुत ट्रस्ट होगा, आपको बहुत मतलब सर आप क्या बोल रहे हो सर, ये तो नहीं हो सकता, मैं ट्रस्ट करता हूँ, ये करता हूँ। ये सब दोगलापन है बेटा। सभी चीजों से हम गए गुजरे हुए हैं, सभी चीजें हम जानते हैं। 100 में से 90 केस तो फेल ही होते हैं, 10 केस अगर अच्छे हो गए बाई चांस तो हो सकते हैं। अभी ये जनरेशन में तो मुझे लगता ही नहीं कि है या नहीं है, आई डोंट नो। बट आप अपने करियर पे फोकस करो, चाहे आप बॉय हो या गर्ल हो, कोई भी हो, अपने करियर पे फोकस करो, क्योंकि अगर तुम अपने करियर पे फोकस करोगे वही तुम्हें आगे लेके जाएगा, ठीक है। तो मेरी बातों को पहले समझना बेटा, और मैं तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूँ, मैं तुम्हारा कोई दुश्मन नहीं हूँ या फिर तुम मेरे कोई दुश्मन नहीं हो, तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूँ। अगर कोई एडिक्शन है, अगर कोई आपका अगर दूसरा कोई चक्कर है, तो उसमें से प्लीज वक्त निकाल कर उस वक्त को अपने करियर पे लगाओ। आप 101% लाइफ में हैप्पी रहोगे बेटा, ठीक है। क्योंकि यही एक गोल्डन टाइम है, यही एक गोल्डन रूल है जहां पे आपका करियर बनेगा। अगर इसे आपने मिस कर दिया तो फिर आपका करियर कभी नहीं बनेगा। ओके, तो चाहो तो मतलब अगर आप चाहो तो इस पर फोकस करो, जो ये इंपॉर्टेंट है। देखो, तो अगर आपको दो फंक्शन दिए जाते हैं और उन दो फंक्शन का अगर मल्टीप्लीकेशन है और उसका मल्टीप्लीकेशन है और उसका इंटीग्रेशन है, तो आपको करना क्या है, फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज लिखना है, उसके बाद उसको मल्टीप्लाई करके सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है, और माइनस देके इंटीग्रेशन में फर्स्ट फंक्शन को अगेन डेरिवेट करना है और उसको मल्टीप्लाई करना है इन सेकंड फंक्शन के इंटीग्रेशन से। तो जो पहला फंक्शन होता है उसे हम फर्स्ट फंक्शन नहीं कहते, जो दूसरा फंक्शन होता है उसे हम फर्स्ट फंक्शन नहीं कहते। चेन रूल में वैसा होता है, जो फर्स्ट फंक्शन लिखा हुआ है पहले उसे हम फर्स्ट कहते हैं डिफरेंशिएशन में। इंटीग्रेशन में वैसा नहीं होता। इंटीग्रेशन में आपको चीजों को जो है वो डिसाइड करना पड़ता है कि पहला फंक्शन कौन है। तो उसके लिए एक रूल है, उसके लिए रूल है बेटा आई एल ए टी और ई। आई मतलब इनवर्स, एल मतलब लॉगरिदमिक,
ए मतलब अलजेब्रिक या फिर एरिथमेटिक भी बोलते हैं, ठीक है। टी मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक, टी मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक, और सी ई मतलब एक्सपोनेंशियल। पहले इसका मीनिंग पढ़ो आराम से, हाँ, उसके बाद बाकी का देखेंगे। ये सब जो मगजमारी है IL18 ये सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट फंक्शन डिसाइड करने के लिए होती है। तो देखो, अगर आपको इनवर्स दिख रहा है, मतलब x का पावर -1 दिख रहा है, y का पावर -3 दिख रहा है विथ रिस्पेक्ट टू y विथ रिस्पेक्ट टू z, तो जब भी आपको किसी फंक्शन का इनवर्स दिखता है तो आप हमेशा उसे फर्स्ट फंक्शन कंसीडर करोगे। दूसरा दिखे या ना दिखे, बस अगर आपको x का पावर -1 दिख रहा है और इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x है, तब आप इसे फर्स्ट फंक्शन समझोगे। या फिर आपको y का पावर फॉर एग्जांपल -3 दिख रहा है और इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू y है, तब आप उसे इसका जो है इस y -3 को आप फर्स्ट फंक्शन समझोगे। आई होप आपको चीजें जरा जरा क्लियर हो रही होगी। अगर हमारे क्वेश्चन में इनवर्स नहीं है फॉर एग्जांपल, तो आप देखोगे कि अगर इनवर्स नहीं है तो हम फर्स्ट फंक्शन इनवर्स को तो हमेशा कंसीडर करते हैं, बट अभी इनवर्स नहीं है, तो उसके बाद में क्या होता है, उसके बाद में एल आता है, मतलब लॉगरिथमिक फंक्शन आता है। अगर इनवर्स नहीं है तो इनवर्स के बजाय लॉगरिथमिक फंक्शन को हम फर्स्ट फंक्शन कहते हैं, ठीक है। अगर क्वेश्चन में लॉगरिथमिक भी नहीं है और तो तब आप देखोगे कि अलजेब्रिक है या ट्रिग्नोमेट्री। अगर आपको अलजेब्रिक दिखता है, मतलब x दिखता है, 3x दिखता है, या फिर 4y दिखता है, या फिर 7z दिखता है, तब आप इन्हें फर्स्ट फंक्शन समझोगे, ना कि ट्रिग्नोमेट्री को। अगर आपको इनवर्स नहीं दिया, लॉगरिथमिक नहीं दिया, अलजेब्रिक नहीं दिया, आपको ट्रिग्नोमेट्रिक और एक्सपोनेंशियल दिया है फॉर एग्जांपल, तब आप ट्रिग्नोमेट्री को फर्स्ट फंक्शन समझोगे। और हमेशा की तरह जो e टू द पावर x होता है, मतलब जो एक्सपोनेंशियल होता है, उसे हमेशा लास्ट फंक्शन या फिर सेकंड फंक्शन कंसीडर किया जाता है। ये चीजें आपको समझ में आनी चाहिए, ये पैटर्न आपको समझ में आना चाहिए कि इस पैटर्न से हमें फर्स्ट फंक्शन चूज करना है। मान लो अपने पास लॉगरिथम भी है और ये ट्रिग्नोमेट्रिक है, तो आप किसे फर्स्ट फंक्शन समझोगे, क्योंकि t 4 नंबर पे आता है और l सेकंड नंबर पे आता है, मतलब आप लॉगरिथमिक को फर्स्ट फंक्शन समझोगे और ट्रिग्नोमेट्रिक को सेकंड फंक्शन समझोगे। आई होप आपकी ये सब चीजें क्लियर हो चुकी होगी। आप चाहो तो इसे पॉज करके नोट कर सकते हो, इसके बेस पर हम इसे सॉल्व करेंगे। चलो अभी मैं इसे इरेज करता हूँ। देखो क्या कहता है रूल हमारा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट क्या कहता है कि अभी ये क्या है अपने पास x², इंटीग्रेशन ऑफ x² इंटू लॉग x विथ रिस्पेक्ट टू x। तो क्या कहता है, फर्स्ट फंक्शन को एज देखो, तो हमें अभी फर्स्ट फंक्शन डिसाइड करना है। इसमें इनवर्स है क्या, नहीं है, x का स्क्वायर है। इसमें लॉगरिथमिक है क्या, है, और x² क्या है, अलजेब्रिक है। यहाँ पर हम इसे फर्स्ट फंक्शन समझेंगे, इसे सेकंड फंक्शन समझेंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे बेटा फर्स्ट फंक्शन मतलब log x, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन मतलब x² विथ रिस्पेक्ट टू x, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेशन ऑफ log x with respect to x into integration of x² with respect to x। तो log x बेटा एज इट इज रहेगा, x² का इंटीग्रेशन आता है x³ अपॉन 3, हमने अभी अभी देखा है। इंटीग्रेशन डेरिवेशन ऑफ log x क्या होता है, 1 अपॉन x। अभी देखो, हाँ, ये डेरिवेशन और इंटीग्रेशन ये कैंसिल नहीं होता, ठीक है, आपको यहाँ पे प्रॉपरली जो है डेरिवेट करना पड़ता है। यहाँ पे रहेगा अपना 1 अपॉन x इंटू x² का इंटीग्रेशन होता है x³ अपॉन में 3। तो ये आया बेटा 1 log x इंटू x² अपॉन में 3 माइनस x³ में से x² बचा, ये आया इंटीग्रेशन ऑफ x² अपॉन में 3। तो जैसा कि आप जानते हैं log x इंटू x² अपॉन 3 एज इट इज रहेगा, माइनस 1/3 इंटीग्रेशन के बाहर आएगा बेटा। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, x² विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। और आप सभी जानते हैं बेटा x² का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x इंटू x² अपॉन में 3 माइनस 1 अपॉन 3 इंटू x³ अपॉन में 3, दैट इज log x इंटू x² अपॉन 3 माइनस x³ अपॉन में 9। and this is the final solution for our example। I hope आपको ये क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा, चाहो तो आप इसे पॉज करके नोट कर सकते हो।
चलो हो गया। तो बेटा इतनी कंसेप्ट है अपने फिजिक्स में इंटीग्रेशन की। तो आई होप आपको सेशन समझ में आ चुका होगा। सेशन बहुत सिंपल था क्योंकि सिंपल ही चीजें हैं और सिंपल ही चीजें रहती है बेटा, चीजें कभी भी डिफिकल्ट नहीं होती। तो आज का सेशन आपको आई होप समझ में आ चुका होगा, हर एक बात आपको समझ में आ चुकी होगी। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही था। थैंक्स फॉर गाइस एंड ऑलवेज स्टे ब्लेस्ड।